नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ, तो एक बार हम फिर से हाजिर हैं लेकर एक नया अध्याय जिसका नाम है यूरोपियों का भारत आगमन। जी हाँ, इसके पहले का जो हमारा वीडियो था वह मुग़ल साम्राज्य पे आधारित था। तो यदि आपने वह वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल में जाके उसे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे यूरोपियों का भारत के आगमन के संदर्भ में। जी हाँ, इससे संबंधित उन तमाम महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं। जी हाँ, इस अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी यूरोपीय शक्ति भारत आते हैं और उनके मध्य और भारतवासियों के मध्य जो संघर्ष होता है, यानी कि भारत में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उनके मध्य जो युद्ध होता है उनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर अपना दुर्ग स्थापित किया था? आपके ऑप्शन है ए सूरत, बी गोवा, सी कोलकाता अथवा डी कोचीन। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि कोचीन। जो कोचीन है वो भारत के केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में स्थित एक बंदरगाह है जहाँ पे सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना दुर्ग स्थापित किया था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में पुर्तगालियों की स्थिति का वास्तविक संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है ए वास्को डी गामा, बी कोलंबस, सी अल्बुकर्क अथवा डी जॉर्ज ऑक्सडन। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि अल्बुकर्क। जी हाँ, अल्बुकर्क जो व्यक्ति था वो भारत में पुर्तगालियों की स्थिति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? आपके ऑप्शन है ए डॉन अल्मेदा, बी अल्बुकर्क, सी राजा रायसेन अथवा डी जमोरिन। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि जमोरिन। जी हाँ, जमोरिन ने वास्को डी गामा का सन 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पे इसका स्वागत किया था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा था? आपके ऑप्शन है ए 1498, बी 1530, सी 1496 अथवा डी 1488। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि 1498। 1498 में वास्को डी गामा वह प्रथम यूरोपीय था जो समुद्र के माध्यम से भारत पहुंचा था और इसके पहुंचने के बाद से ही यूरोपियों का भारत में आगमन प्रारंभ हो जाता है और फिर भारत धीरे धीरे गुलामी के जंजीरों में बनता चला जाता है और लगभग 200 से 250 वर्ष तक गुलाम बना रहता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? आपके ऑप्शन है ए वास्को डी गामा, बी अल्बुकर्क, सी हेनरी डुंडास अथवा डी अल्मीड़ा। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि अल्मीड़ा। इसका पूरा नाम फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा था। यह 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत में रहा था और यही पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में सबसे अंत में पहुंचने वाला यूरोपीय देश कौन सा था? आपके ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी डच अथवा डी पुर्तगाली। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि फ्रांस। फ्रांस वो यूरोपीय देश था जो भारत में सबसे अंत में पहुंचा था। यदि हम इनके क्रम को जानना चाहें तो वह कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले भारत में पुर्तगीज पहुंचते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज और फिर डेनिश और लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं भारत। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, ब्रिटिश शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम की खेती हेतु प्रसिद्ध था? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी चेन्नई, सी बिहार अथवा डी असम। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि बिहार। बिहार राज्य देश का ऐसा राज्य था जहाँ पे सबसे ज़्यादा अफीम की खेती की जाती थी, यानी कि करवाई जाती थी अंग्रेज़ों द्वारा। अगर माना जाए तो इसे ज़बरदस्ती करवाया जाता था क्योंकि उन्हें अफीम से अत्यधिक फ़ायदा होता था। वह किसानों की भलाई के बारे में नहीं सोचते थे, वह किसानों पे दबाव बनाते थे ऐसे फसलों को उगाने के लिए जो अंग्रेज़ों को अधिक से अधिक लाभ दे सकता था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या डी की ओर। प्रश्न संख्या डी है, पुर्तगालियों के बाद भारत पहुंचने वाला कौन सा यूरोपीय देश था?
आपके ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी डच अथवा डी जर्मनी। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि डच। डच वो यूरोपीय देश था जो पुर्तगालियों के बाद भारत पहुंचा था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, भारत में डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? आपके ऑप्शन है ए सूरत, बी मद्रास, सी मुंबई अथवा डी मसूलीपट्टनम। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि मसूलीपट्टनम। भारत में जो डचों का प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित हुआ था वो मसूलीपट्टनम में स्थापित हुआ था। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसे आजकल मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, किस युद्ध के पश्चात डचों का भारत से पतन हो गया? आपके ऑप्शन है ए प्लासी का युद्ध, बी मैसूर का युद्ध, सी बेदरा का युद्ध अथवा डी पालखेड़ा का युद्ध। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध जो 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें डचों की हार होती है और भारत को छोड़कर वो हमेशा के लिए चले जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी संघर्ष चला था यहाँ पे भारत में उपनिवेश के लिए। जितनी भी विदेशी शक्तियाँ आई थीं वह भारत के राजाओं और नवाबों से उनका युद्ध तो होता ही था अपने आप को यहाँ पे स्थापित करने के लिए, साथ ही अपने प्रतिद्वंदियों से भी उनका युद्ध चलता रहता था जो व्यापार के मकसद से भारत आए हुए थे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए येलो ड्रैगन, बी व्हाइट शार्क, सी हॉकिंस अथवा डी रेड ड्रैगन। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि रेड ड्रैगन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आपके ऑप्शन है ए सर टॉमस रो, बी कैप्टन हॉकिंस, सी सेंट जॉर्ज अथवा डी अल्मीड़ा। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि कैप्टन हॉकिंस वह पहला अंग्रेज था जो मुगल दरबार में गया था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 है, पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को भारत का कौन सा शहर दहेज में दिया था? आपके ऑप्शन है ए कोलकाता, बी मद्रास, सी सूरत अथवा डी मुंबई। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि मुंबई। जी हाँ, पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को भारत का शहर मुंबई दहेज में दिया था। जब चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली के राजकुमारी से होता है तो पुर्तगाली उस समय मुंबई को चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे देते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 है, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 1748 के मध्य लड़ा गया किस युद्ध से प्रभावित था? आपके ऑप्शन है ए प्लासी के युद्ध से, बी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से, सी बेदरा के युद्ध से अथवा डी बक्सर के युद्ध से। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से। यानी कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था, यानी कि 1746 से लेकर 1748 के मध्य, यह जो प्रभावित था यह युद्ध ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से ही प्रभावित था। और जब यह युद्ध समाप्त होता है, यानी कि जब ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त होता है तो उसी के साथ ही भारत में भी, यानी कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध भारत में हो रहा था वो भी समाप्त हो जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 है, 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी यानी कि ब्लैक होल ट्रेजेडी को किसने अंजाम दिया था? आपके ऑप्शन है ए नवाब वाजिद अली शाह, बी नवाब सिराजुद्दौला, सी मीर जाफ़र अथवा डी बहादुर शाह जफ़र। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि नवाब सिराजुद्दौला। जी हाँ, ये जो नवाब सिराजुद्दौला थे वो बंगाल के नवाब थे और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 146 अंग्रेज बंदियों को, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। और जब इस कमरे को 2-3 दिन बाद खोला जाता है तो इसमें से केवल 23 लोग जीवित बचते हैं और बाकी सभी मरे हुए मिलते हैं। कुछ इतिहासकार इस घटना को संदिग्ध मानते हैं क्योंकि इस घटना के संदर्भ में कोई भी ऐसा प्रमाण हमारे हाथ नहीं लगा है जो इस घटना की पुष्टि करता हो। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? आपके ऑप्शन है ए 1566 ईस्वी, बी 1557 ईस्वी, सी 1763 ईस्वी अथवा डी 1752 ईस्वी। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि
1757 ईस्वी, यानी कि ये जो युद्ध 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध जो हुआ था, ये नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य लड़ा गया था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 है, किस व्यक्ति के धोखेबाजी के कारण सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा? आपके ऑप्शन है ए मीर कासिम, बी मीर बहादुर, सी मीर जाफ़र अथवा डी मीर आलम। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि मीर जाफ़र, जो कि इसका सेनापति था। वो नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देता है और अंग्रेज़ों से जाकर मिल जाता है, जिसके कारण ये जो नवाब थे, यानी कि बंगाल के जो नवाब जो सिराजुद्दौला थे, उन्हें प्लासी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 है, सिराजुद्दौला के पराजय के बाद अंग्रेज़ों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया? आपके ऑप्शन है ए मीर कासिम, बी मीर जाफ़र, सी शाह आलम अथवा डी शुजाउद्दौला। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी, यानी कि मीर जाफ़र। जैसा कि आप लोग को पता है कि मीर जाफ़र जो कि उसका सेनापति था, यानी कि पिछले नवाब का जो सेनापति था, इसने अंग्रेज़ों की मदद की और अपने नवाब को धोखा दिया, जिससे कि प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला हार जाता है और फिर अंग्रेज़ उपहार स्वरूप मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना देते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? आपके ऑप्शन है ए 1673 ईस्वी, बी 1767 ईस्वी, सी 1764 ईस्वी अथवा डी 1766 ईस्वी। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि 1764 ईस्वी। जी हाँ, बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 है, बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेज़ों का सेनापति कौन था? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड वेलेजली, बी लॉर्ड कैनिंग, सी हेक्टर मुनरो अथवा डी लॉर्ड हार्डिंग। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेज़ों का जो सेनापति था वो हेक्टर मुनरो था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 है, हैदर अली की मृत्यु के पश्चात मैसूर का शासक कौन बना? आपके ऑप्शन है ए शाह आलम, बी मीर जाफ़र, सी मीर कासिम अथवा डी टीपू सुल्तान। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी, यानी कि टीपू सुल्तान। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 है, टीपू सुल्तान किस युद्ध के दौरान मारा जाता है? आपके ऑप्शन है ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सी बक्सर का युद्ध अथवा डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी कि प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 है, सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु कौन थे? आपके ऑप्शन है ए गुरु नानक, बी गुरु अंगद, सी गुरु रामदास अथवा डी गुरु गोविंद। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए, यानी कि गुरु नानक। तो इसी के साथ आज का यह भाग समाप्त होता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। हमारा जो अगला वीडियो होगा वो 1857 की क्रांति पे आधारित होगा और भारतीय आंदोलनों पे आधारित होगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।